welcome to our channel. In this video, we will talk about full syllabus of geography in one shot. So let's begin the class. Chapter 1 Human Geography, Nature and Scope. इस चैप्टर में 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फर्स्ट आती है डेफिनेशन. ये 3 डेफिनेशन है. फर्स्ट है रेडसेल की, जो बात करता है सिंथेसिस की, कि किस तरीके जो सिंथेटिक स्टडी है हमारी रिलेशनशिप ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस को लेकर, वो ह्यूमन ज्योग्राफी है. सेकंड आती है एलएनसी सैंपल की, जो डायनामिज्म की बात करते हैं, यानी जो रिलेशन है वो डायनामिक होता है, बार बार चेंज होता रहता है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं. थर्ड है हमारा पॉल विडाल डेला ब्लाचे की, ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी के नेक कंसेप्ट की तरह मानते हैं और इंटर रिलेशन बताते हैं अर्थ का और ह्यूमन बींग्स का अपनी डेफिनेशन में. जो 3 डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तीनों को डेफिनेशन को आप मेन कोर याद करके जाना. ये जो लास्ट में मैंने बोल्ड कर रखा है, इसको, इस चीज़ को याद करके जाओगे तो फिर आपको वन अगर एमसीक्यू आ जाए या फिर किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखना होता है, उसमें लिख सकते हो अपने हिसाब से बना के भी. सेकेंड चीज आती है डुअलिज्म को लेकर. डुअलिज्म यानी दो कॉन्सेप्ट्स का होना. तो ज्योग्राफी में 3 मेन डुअलिज्म आती है, इसको लेकर बहुत डिबेट चलती है. सबसे पहला होता है कि ज्योग्राफी जो है वो एज अ डिसिप्लिन होना, यानी जो है डिसिप्लिन किस तरीके से होगा, लॉ मेकिंग यानी नॉमोथेटिक या फिर डिस्क्रिप्टिव इडियोग्राफिक. तो फर्स्ट है हमारा कि जो ज्योग्राफी है वो एज अ डिसिप्लिन लॉ मेकिंग होना चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. सेकंड आती है कि जो हमारी अप्रोच है वो स्टडी को लेकर वो रीजनल होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए. और थर्ड होता है कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है उसको हम थियोरेटिकली समझे या फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ले. मतलब या तो हम उसको थ्योरी बना के समझ ले जो फिनोमिना हुआ है ज्योग्राफी का, या फिर हम उसको हिस्ट्री से जोड़े कि पहले किस तरीके से फिनोमिना होते थे और आज के टाइम पे किस तरीके से फिनोमिना हो रहे हैं. नेक्स्ट चीज आती है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इसको लेकर हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड न्यू डिटर्मिनिज्म. ये 3 टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको पढ़ के ही जरूर जाना. फर्स्ट आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. ये अर्ली ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है, जहाँ पे जो नेचर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है ह्यूमन से. दिस रेफर्स टू द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस व्हेन वेयर ह्यूमंस आर अडेप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर. इसमें नेचर का डिक्टेट माना गया है, स्ट्रॉन्ग फोर्स माना गया है और ह्यूमन को कमजोर की तरह माना गया है. सेकंड आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जो आज के सोसाइटीज में हमको देखने को मिलता है. इस तरह के इंटरेक्शन में जो है ह्यूमन जो है इवॉल्व हो चुका है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है. तो जो नेचर है उसको वो समझता है और उस नेचर को वो डरता नहीं है, उस नेचर के साथ कोऑपरेट करता है और नई नई चीजें इन्वेंट करता है. थर्ड आता है हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म. जो न्यू डिटर्मिनिज्म है वो ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो एक मिडिल पाथ बताता है हमारे डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का एक मिडिल पार्ट बताता है, जिसका नाम रखा गया है न्यू डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. नेक्स्ट ये आती है अप्रोचेस को लेकर. तो अप्रोचेस जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की 3 होती है, 3 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स है. पहला है हमारा वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जो वेलफेयर की बात करता है, सोशल वेलफेयर की और सोशल वेलबींग की बात करता है लोगों की, जैसे हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन की ज्योग्राफी का इस्तेमाल इन 3 चीजों के लिए होना चाहिए. नेक्स्ट आता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट. ये जो है मार्क्सियन थ्योरी लगाते हैं और पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और सोशल इनइक्वालिटी, इन जैसी चीजों को लेकर बात करते हैं. थर्ड आता है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जो हमारा इन्फोसिस डालता है लिविंग एक्सपीरियंस पे या परसेप्शन जो स्पेस का करते हैं वो लोग, एथनिसिटी, रेस और रिलीजन के बेसिस पे. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इतना ही है. ये 4 मेन टॉपिक है, जिसमें से नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप जरूर पढ़ के जाना. नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ. सबसे पहले बात करते हैं तीनों जैसे हमारे टॉपिक्स है उनके लेकर. पहला आता है डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन रह रही है पर स्क्वायर मीटर में या पर यूनिट एरिया में. सेकंड है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों को एक एरिया के अंदर, कि किस एरिया पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं. थर्ड है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी 2 टाइम लाइन्स के बीच में पॉपुलेशन का जो चेंज आया है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 3 फैक्टर्स हमेशा पूछे जाते हैं.
अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स बताइए अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो आप पहले मेन हेडिंग में ये 3 लिखेंगे, फिर उसके अंदर आप ये पॉइंट समझाएंगे जितने भी यहाँ दिए हुए हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल, क्लाइमेट और लैंडफॉर्म। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, अगर सॉइल अच्छी होगी तो फसल हो पाएगी, तो इसलिए वहाँ पे लोग यहाँ फेवर करेंगे। क्लाइमेट पीसफुल होगा, या फिर लैंडफॉर्म जो है वो प्लेन, जैसे हमारे यहाँ पे प्लेन में लोग ज़्यादा रहते हैं और हिली एरियाज में या फिर प्लेट्यूज में कम। तो जोग्राफिकल फैक्टर से हमारी पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं फिर मिनरल्स। मिनरल्स जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनिंग होगी, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहाँ पे जो है लोगों की पॉपुलेशन भी आने पसंद करेगी और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। सेकेंड चीज़ आती है अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइज होगी सोसाइटी, वहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी इकोनॉमिक, और वैसे ही वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेम चीज़ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज किसी पर्टिकुलर एरिया में आएगी वहाँ पे फिर लोगों का बढ़ जो है वहाँ पे आकर लोग रहना पसंद करेंगे अपने हिसाब से। अब आता है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। ये सारा टाइप का फैक्टर है, ये हमारे सोशल और रिलीजन कल्चर के बारे में बताता है कि अगर किसी रिलीजन या फिर कल्चर का सिग्निफिकेंस को होने की वजह से भी वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ, या फिर जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट है, वहाँ पर डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर कुछ और दंगे फसाद हो रहे हैं, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे और जहाँ पे शांति होगी वहाँ रहना पसंद करेंगे। थर्ड है कि कई बार जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि अगर तुम एक पर्टिकुलर एरिया में आकर रहोगे तो तुमको इंसेंटिव इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी एक पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें 3 पार्ट आते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, यानी किस कौन से 3 कंपोनेंट कौन से है जिसके वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है। फर्स्ट है बर्थ रेट, मतलब लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। सेम विद डेथ रेट, कि लाइव डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि माइग्रेशन में हमको बताना है कि जो माइग्रेशन यानी किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक जगह से दूसरी जगह जाना टेम्पररी या फिर परमानेंटली। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, 2 तरह के फैक्टर्स बताए गए हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर होते हैं कि जो मान लो हमारा जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जहाँ से हम निकल रहे हैं वो हमको लेस अट्रैक्टिव लगती है, वहाँ से हमको पुश करते हैं दूसरी जगह रहने के लिए। पुल फैक्टर की अगर हम ए प्लेस से बी प्लेस जा रहे हैं तो बी प्लेस हमको क्यों अच्छा लग रहा है, वो क्यों अच्छा जो लग रहा है वो होता है हमारे पुल फैक्टर्स। तो ये 2 टाइप के फैक्टर्स है जो हमारे माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ये जो 3 स्टेज है कई बार पर्टिकुलर स्टेज समझाने को आ जाती है, या फिर जो स्टेज है वो उसके बारे में बताने को भी, और तीनों से एक साथ भी आ जाती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होता है ऐसी थ्योरी है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके फर्स्ट होता है स्टेज 1, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहाँ पे बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट हाई होता है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि अगर 100 लोग पैदा हो रहे हैं और 90 लोग मर रहे हैं, दोनों हाई, तो ग्रोथ रेट तो हमारी 10 की हुई ना। सेकंड स्टेज आता है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा स्टेज 2 चलता है, जहाँ पे बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट लो होता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इधर जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज है, सैनिटेशन फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी हो चुकी होती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है और पॉपुलेशन एक तरह से बढ़ने लग जाती है बहुत स्पीड में, जैसा करेंटली इंडिया और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड आता है हमारा डेवलप्ड कंट्री का स्टेज 3। ये स्टेज से ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है, जहाँ पे बर्थ रेट भी लो होती है, डेथ रेट लो होते हैं और ग्रोथ रेट स्टेबल होता है। ये होता है क्योंकि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो अब एजुकेटेड हो चुके हैं, एजुकेटेड होने की वजह से उनको पता है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उसमें फ़ायदा है उनको, तो इस वजह से बर्थ रेट तो लो हो जाता है, डेथ रेट भी लो हो चुका है पहले ही, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ चुकी है, और जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल हो जाता है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है। अब बात करते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर हमारा पहले इतना ही था, अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर को लेकर। थर्ड चैप्टर है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि जहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन किस तरीके से डेवलप करता है, ह्यूमन का जो रिसोर्स बताया गया है। सबसे पहले हमारे डेफिनेशन की बात करें तो महबूब उल हक हमारे एक जोग्राफर थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ्स विद डिग्निटी। ये हमारी डेफिनेशन महबूब उल हक द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 टर्म्स है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट इन दोनों के बीच एक सटल डिफरेंस है,
जो है कि जो ग्रोथ है वो हमारे एक क्वांटिटेटिव टर्म है, और जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव टर्म है। मतलब अगर क्वांटिटी में चेंज आता है तो हम ग्रोथ बोलेंगे, और अगर क्वालिटी में चेंज आता है तो डेवलपमेंट बोलेंगे। ग्रोथ हमारी वैल्यू न्यूट्रल होती है और डेवलपमेंट हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ग्रोथ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। अब फोर पिलर्स की बात कर लेते हैं पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो फोर पिलर्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो है हमारे इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी, इक्विटी आपको पता ही होगा कि इक्वल, इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। एक सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी लाना हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में। थर्ड आता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ह्यूमन लेबर्स में यहाँ पे, कि ह्यूमन लेबर जो है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क वो बढ़े यहाँ पे। एम्पावरमेंट मतलब लोगों के पास खुद की चॉइसेस जो है वो लेने की पावर है। गोल क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का? गोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का हेल्दी लाइफ, पर्पसफुल लाइफ, फ्री टू अचीव देयर गोल और एबल टू डेवलप देयर टैलेंट। ये चार हमारे गोल होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। अप्रोचेस बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो चार अप्रोचेस भी होती है: इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। इनकम अप्रोच जो है उसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। वेलफेयर अप्रोच, उसका भी सिंपल सा मतलब है कि ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है उसको वेलफेयर करना चाहिए लोगों का, हेल्थ, एजुकेशन और अदर फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों की जो है हेल्थ वेलफेयर होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा अपने आप। बेसिक नीड अप्रोच जो है वो छह बेसिक नीड्स की बात करता है: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। मतलब लोगों को ये छह चीजें दे दो और लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेंगे। लास्ट आता है हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये बताता है कि जो ह्यूमंस है उनको रिसोर्सेज मिलना चाहिए जिससे वो कैपेबिलिटी डेवलप कर सके और ह्यूमन डेवलपमेंट कर सके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, मतलब इंटरनेशनल कंपैरिजन किस तरीके से होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो उसके लिए चार ऐसे स्टेजेस बनाए गए हैं। सबसे पहला होता है वेरी हाई का, फिर हाई, मीडियम और लो। वेरी हाई में ऐसी कंट्रीज आती है जिसका जो स्कोर होता है डेवलपमेंट इंडेक्स का वो होता है 0.800 से ऊपर। इसमें 66 कंट्रीज आते हैं करंटली। सेकंड होता है हाई, जिसमें 700 से लेकर 799 तक होता है, इसमें 49 कंट्रीज आती है। मीडियम जो होता है इसमें 550 से लेकर 699 तक का होता है, इसमें 44 कंट्रीज आती है। और अगर 549 से नीचे जो भी स्कोर जिसका भी होगा तो 32, ऐसे 32 कंट्रीज है, वो लो स्कोर में आएगा। तो हमारे चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज सिंपल है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्राइमरी लेवल पर होती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए होती है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज, कि ह्यूमन जो है उसकी अर्ली एक्टिविटीज किस तरीके से, जब ह्यूमन ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो आदिवासी की फॉर्म में था। तो इसमें सबसे पहला आता है हंटिंग, कि जो यहाँ पे ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है हंटिंग, जहाँ पे हम जो है एनिमल्स को हंट करते हैं उनके फूड, लेदर और बाकी चीज़ों के लिए। इसमें हम प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो स्टोन से, ट्विक्स से बने होते थे। सेकंड आता है नोमैडिक हर्डिंग, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि नोमैडिक हर्डिंग होता है यहाँ पे जो नोमैड्स होते हैं वो अपने हर्डिंग कराते हैं पर्टिकुलर एरिया में, वहां से मूव करते हैं सेकंड एरिया में, ऐसे करके वो मूवमेंट करते रहते हैं। और थर्ड आता है हमारा गैदरिंग। गैदरिंग जो होता है उसमें हम ऐसे जगह पर होता है जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। ये लोग जो है गैदरिंग करके ही सस्टेनेट जीवन यापन कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो मेन एग्रीकल्चर है उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट आता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम जो है जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप्स खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए उगाता है। सेकंड आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे कॉलोनीज ने जो है डेवलप हुआ है, कॉलोनीज में डेवलप होता है यूरोपियंस द्वारा। इसमें जो है मेन प्रॉफिट जो हमारा गोल होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट करना, और बल्क में हम प्रोड्यूस करते हैं सामान को। थर्ड होता है हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये नाम से समझ आता है, यहाँ पे हम जो है ग्रेन का कल्टीवेशन करते हैं। इसमें लार्ज फार्म्स होती है और एग्रीकल्चर मशीन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स फार्मिंग, जहाँ पे हम जो है इक्वल एम्फोसिस डालते हैं क्रॉप कल्टीवेशन पे और एनिमल हस्बेंड्री पे। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है मेडिटेरियन रीजन्स में होता है, ज़्यादातर सिट्रस क्रॉप्स जो है फ्रूट्स है उनके प्रोड्यूस की जाती हैं यहाँ पे।
डेयरी फार्मिंग जो है वहाँ पे हम मिल्क एनिमल्स जितने भी होते हैं हमारे काऊ, डोंकी, गोट, इन सबको हम रेयरिंग करते हैं और उनके जो एनिमल की जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर। ये जो है कल्टीवेशन करता है हाई वैल्यू क्रॉप्स की और वेजिटेबल की, फ्रूट्स और फ्लावर्स की। कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग होती है जहाँ पे सोशल ओनरशिप जो होती है प्रोडक्शन और मतलब जितनी भी ओनरशिप है हमारे प्रोडक्शन और कलेक्टिव लेबर की, वो कलेक्टिव अपॉर्चुनिटी लोगों की होती है, सोशल ओनरशिप होती है लोगों के, तीन चार लोगों के ग्रुप्स के पास होती है ओनरशिप उस पर्टिकुलर फील्ड की। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है वो ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे हमारे जो है प्राइम वो रॉ गुड को एक फिनिश गुड में प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। इसमें चार टाइप की इंडस्ट्रीज आती है मेनली। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, मतलब स्केल के बेसिस पे जो इंडस्ट्री होगी तीन टाइप्स में, हाउस होल्ड और कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। हाउस होल्ड और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जिसमें हम लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लोकल एरिया में अवेलेबल होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो वर्कशॉप में और सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल करती है, सेमी स्किल्ड लेबर होता है यहाँ पे। ये एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने का काम भी करती है। थर्ड आती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी लेवल पे हमारे मास प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाती है। सेकंड होता है हमारा बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हमारे पांच टाइप की इंडस्ट्रीज आती है। सबसे पहले होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाती है, फूड, बेवरेजेस, टेक्सटाइल्स, रबर, लोकल और अर्बन मार्केट्स के लिए ये बनाती है ऐसे इंडस्ट्रीज। सेकंड होता है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो है मेटल्स का इस्तेमाल करके या फिर नॉन मेटल का इस्तेमाल करके हमारे जो है मिनरल बेस्ड गुड्स बनाती है और बेचती है। थर्ड आता है हमारा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो वुड और कोल को प्रोड्यूस करती है, यूज करती है पेट्रोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्ट, सिंथेटिक फाइबर्स और अदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो टिम्बर, बैम्बू, ग्रास, लैक इन सबको रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है फर्नीचर, पेपर या फिर अदर वुड की टाइप के गुड्स बनाने के लिए। लास्ट होता है हमारा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो लेदर का काम करती है, लेदर, वूल, आइवरी का, टेक्सटाइल्स के लिए, लेदर गुड्स के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट के बेसिस पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, बेसिक गुड्स और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। बेसिक गुड इंडस्ट्रीज जो है उसमें मेनली आता है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो दूसरी मशीन बनाने का काम आता है, जो दूसरी ऐसा बेसिक गुड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। सेकंड है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे कंज्यूम करने के लिए होते हैं कस्टमर द्वारा या फिर कंज्यूमर द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे तीन टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्राइवेट पर्सन होल्ड करते हैं ओनरशिप उनकी। सेकंड होती है हमारी पब्लिक सेक्टर जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो ओनरशिप रखती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। और थर्ड होता है जॉइंट सेक्टर जहाँ पर दोनों जो सेक्टर है वो मिलकर काम करते हैं। अब वैसे बात करते हैं कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। तो एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और गवर्नमेंट पॉलिसी। ये छह ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। आप चाहे तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट ये छह ऐसे मेन पॉइंट्स है जो इजी टू लर्न है और हमको डेली लाइफ में देखने को मिल भी जाता है। अगर हमको याद करना हो कि कैसे फैक्टर्स है जो लोकेशन को इफेक्ट कर रहे हैं तो हमें छह फैक्टर्स लिख सकते हैं वहाँ पे इजीली। नेक्स्ट है हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमको मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। तो सबसे पहले होता है कि यहाँ पे एक लार्ज मार्केट इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जो है वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं ह्यूज क्वांटिटी में। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं, डिवीजन होता है लेबर का, हमारे जो एजुकेटेड लेबर है फिर अनएजुकेटेड लेबर है या फिर स्पेशलाइज्ड लेबर और अनस्पेशलाइज्ड लेबर में। यहाँ पे जो नॉर्मल सप्लाई ऑफ पावर की जरूरत होती है। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, असेंबली एंड प्रोडक्शन। इस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वास्ट कैपिटल लगता है और इसमें R&D वर्क या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो है उनके बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज जो है वो एडवांस साइंस, इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करती है मैन्युफैक्चरिंग और स्किल प्रोफेशनल्स के लिए। ये जो हमारी मॉडर्न बिजनेस पार्क्स या फिर जो क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती है उस एरिया को टेक्नोपॉलिस भी कहते हैं। ये टर्म याद करना हो कि ये टर्म जो है हमारे MCQs में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा टर्सरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज।
टर्शियरी एक्टिविटीज से हमको पता ही होगा, ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पर सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। इसमें मेन हमारे 4 सर्विसेज आती है। सबसे पहला होता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, जो हमारे प्रॉफिट के लिए ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा सेकंड टर्शियरी एक्टिविटीज है, जहाँ पे हम जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे हम मैसेजेस का या फिर अदर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, सैटेलाइट्स, इंटरनेट, ये जहाँ पे हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर्विसेज होती है जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स जो है वो बेसिक लाइफ की जो है सर्विसेज देते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री हो गई, टीचिंग फैसिलिटीज हो गई। तो ये सब हमारे सर्विसेज में आ जाता है बेसिक। नेक्स्ट आता है हमारा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज होती है ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ऐसी 3-4 चीज़ें आती है। इसमें मेन हमारे जो ऐसे लोग आते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वाइनरी एक्टिविटीज। क्वाइनरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग आइडियाज या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर जो इवैल्यूएशन करना होता है नई टेक्नोलॉजी का, वो आता है। इसमें 4 टाइप के लोग आते हैं जिनका वर्क होता है। स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं, डिसीजन मेकर जितने भी होता है वो क्वाइनरी एक्टिविटीज होते हैं। कंसल्टेंट्स और जो जितने भी पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स है वो सब हमारे क्वाइनरी एक्टिविटीज में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता है कि एक वर्क देना आउटसाइड एजेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। इसका एक अलग टर्म भी आती है ऑफशोरिंग, जहाँ पे हम जो है आउटसोर्सिंग करते हैं दूसरी कंट्रीज में, ओवरसीज लोकेशन में। जैसे कि हमारी अमेरिका की जितनी भी कंट्री कंपनीज है, वहाँ के टेलीफोन सेंटर जो है वो हमारे इंडिया में है, जो वो एक एग्जांपल हो ऑफशोरिंग का। अब टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटीज का सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज ऐसी, मान लो जैसे हमारे रिसेंटली कोविड का इंजेक्शन लगा, हमको वैक्सीन लगी, तो जिसने वैक्सीन लगाई वो टर्शरी एक्टिविटीज। जिसने वैक्सीन बनाई, जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उस वैक्सीन का, वो हो गया हमारा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। और जिसने उस जो हमारी वैक्सीन थी उसको अप्रूव किया और वो डिसीजन लिया कि वो जो वैक्सीन है सबको लगाई जा सकती है, वो हो गई हमारी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो सिंपल एग्जांपल से आप याद कर सकते हो इस पूरे टॉपिक को भी, और एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो इस एग्जांपल को। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी चैप्टर है ये। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन की। तो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस ऑफ फैसिलिटीज फॉर द कैरियज ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, सबसे पहला आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट करना लोगों का, एनिमल्स का, गुड्स का लैंड पे यूज करते हैं व्हीकल्स, रोड और रेलवेज को। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं, रोड्स एंड रेलवेज। रोड जो है वो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट का वे है शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए रेलवेज के मुकाबले। और इसमें 2 टाइप के रोड्स आते हैं, हाईवे और बॉर्डर रोड्स। रेलवेज की बात करते हैं, रेलवे के 3 टाइप होते हैं हमारे। ब्रॉड गॉज, जहाँ पे जो गॉज का डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गॉज, जहाँ पे 1.44 मीटर का होता है। और मीटर गॉज जो सबसे छोटा होता है, जहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। अब मेजर रेलवे लाइंस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे पूछा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये रशिया में लोकेटेड है। ये सेंट पीटरबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। जितने भी हमारे टर्मिनल स्टेशन है जहाँ पे हमारी ट्रेन जो है एंड होती है, उन स्टेशन को याद रख लेना है। इन 5 जो हमारे जितने भी है ये मेन रेलवे लाइन जितनी भी है, उनके जो कॉर्नर स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन है, उनका नाम याद जरूर रखना, वो एग्जाम में पूछा जाता है। आपके मैप के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर रेल लोकेटेड जो है कनाडा में है, जहाँ ये जो हमारी ट्रांस कैनेडियन रेलवे है कनाडा में लोकेटेड है। 7050 मीटर लंबी रेलवे लाइन है जो हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाती है। यूनियन पैसिफिक रेलवे है जो हमारी रेलवे लाइन न्यूयॉर्क को हमारे अटलांटिक ओशन कोस्ट से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये रेलवे लाइन जो है वेस्ट से ईस्ट जाती है और हमारे पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करती है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंट एक्सप्रेस जो पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाती है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें डेफिनेशन आती है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो नोन एज शिपिंग इज द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स बाय वाटर। सिंपल सी डेफिनेशन है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसको 2 रूट में डिवाइड किया गया है, सी रूट और शिपिंग कैनाल्स में। जो सी रूट्स है वहाँ पर कुछ मेजर सी रूट्स बताए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ये सी रूट जो है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को वेस्टर्न यूरोप से जोड़ता है। मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, ये सी रूट जो है बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सी रूट है
और सर्व करता है बहुत सबसे ज़्यादा कंट्रीज को, जितने भी हमारे सी रूट है उन सब में। केप ऑफ गुड होप सी रूट, ये जो सी रूट है ये हमारा, और जो अफ्रीका है उसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप, तो वहाँ से होकर निकलता है ये। और ये हमारे बहुत सारी कंट्रीज को जो है वेस्टर्न यूरोपियन रीजन जो है उसको हमारे सदर्न रीजन से जोड़ता है, सदर्न एशियन रीजन से। सदर्न अटलांटिक सी रूट, ये सी रूट जो है हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सी रूट है अटलांटिक ओशन का, जो वेस्ट यूरोपियन को कंट्रीज को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से जोड़ता है। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, ये सी रूट जो है हमारा पोर्ट पे लोकेटेड है। ये लिंक करता है वेस्ट कोस्ट को अमेरिका के, एशिया के कोस्ट से। नेक्स्ट है हमारा साउथ पैसिफिक सी रूट, ये सी रूट जो है वेस्टर्न यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को जो है कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितने भी हमारे पैसिफिक आइलैंड्स, हमारे जो जितने भी स्कैटर्ड है हमारे पैसिफिक ओशन में उससे। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा, वो है शिपिंग कैनाल्स, मतलब ऐसी कैनाल्स जो कंट्री के बीच से होकर निकलती है, जैसे कि सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। सुएज कैनाल जो है वो 1869 में कंस्ट्रक्ट हुई थी इजिप्ट में, जो पोर्ट सैयद को पोर्ट सुएज से जोड़ता है साउथ में। ये लिंक करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। पनामा कैनाल की बात करें तो ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को ईस्ट से पैसिफिक ओशन में, और ये 72 किलोमीटर लॉन्ग है और इन्वॉल्व करता है कटिंग लेंथ जो है हमारे 12 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे जो है ऐसी वाटरवे यानी जो लैंड के अंदर, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहती है नदी के ऊपर का। इसमें पहला आता है राइन वाटरवे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेके मैप का क्वेश्चन भी आता है, साथ ही साथ इसमें जो पर्टिकुलर छोटा मैप आता है हमारी फिगर के डिस्क्रिप्शन में, वो भी इसमें इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आता है। राइन वाटरवे जो है वो हमारे जर्मनी से नदरलैंड्स की तरफ बहता है। ये एक रूअर नदी जो है उसके ऊपर बना हुआ है हमारा। ये 700 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका जो रॉटरडैम से लेकर ये स्विट्जरलैंड तक जो है हमारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डनूबा वाटरवे की, जो हमारा ईस्टर्न यूरोप को सर्व करता है और ये ब्लैक फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है हमारा वोल्गा वाटरवे। वोल्गा वाटर जो है वो रशिया में लोकेटेड है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड वाटरवेज में से एक है और ये वोल्गा नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे, ये जो है नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स जितनी भी है उसके ऊपर बना हुआ सीवे है। नेक्स्ट हमारा मिसिसिपी वाटरवे, ये जो वाटरवे है ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ यूएसए को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। तो वाटरवे हमारा यही खत्म होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सिंपल सी डेफिनेशन की वही, जिसमें हम गुड्स को, पैसेंजर्स को और मेल्स को ट्रांसफर करते हैं एयरक्राफ्ट से, एयरप्लेन की मदद से। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, बट उससे हम साथ में ही बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है। नेक्स्ट हमारा पाइपलाइन, ये हमारा रिसेंटली डेवलप्ड एक ट्रांसपोर्ट का वे है, जहाँ पे हम एक स्लरी के फॉर्म में किसी भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेनली ये वाटर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है। एक और टॉपिक आते हैं चैप्टर का इंपॉर्टेंट, जो है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस जो है यानी कि सिंपली इंटरनेट बोले तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की लाइफ को लेकर, और ये जो है हमारा इनेबल करता है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे विदाउट फिजिकल मूवमेंट। सेंडर का रिसीवर का फिजिकल मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, उनको जो है एक्सेस मिल जाता है इन्फॉर्मेशन का, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं आपस में। इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा मतलब किसी भी दो कंट्री या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड होने को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये जो होता है ये होता है हमारा कुछ बेसिस पे, जैसे कि होता है कि क्यों होता है, मेनली पहला क्वेश्चन आता है तो होता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन आता है इससे प्रोडक्शन में। हमारा डिवीजन होता है जो लेबर का, वो कमोडिटीज का और प्रोडक्शन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को लेकर होता है। म्यूचुअली बेनिफिट करता है दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स को। किस बेसिस पे होता है? डिफरेंस पे, नेशनल नेशनल रिसोर्सेज पे। किसी कंट्री के पास किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज कम है तो वो दूसरी कंट्री से उसको ट्रेड कर सकता है। पॉपुलेशन फैक्टर्स, किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे कि इंडिया, तो हमारे पास जो रिसोर्स की जो खपत होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम जो है इंपोर्ट कराते हैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नीड से मैच हो पाए। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री की कम है तो इंटरनेशनल ट्रेड से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सकती है और वो दूसरी कंट्री की हेल्प ले सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इससे हमारे, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी जो है वो एक साइड बेसिस बनती है इंटरनेशनल ट्रेड का। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के: वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड।
यानी फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब कितना अमाउंट में गुड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर कितने अमाउंट ऑफ गुड जो है ट्रेड हो रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड यानी किस टाइप के गुड्स ट्रेड हो रहे हैं। और थर्ड हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, मतलब किस डायरेक्शन में हमारा जो गुड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी ए कंट्री से बी कंट्री के लेकर। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे ट्रेड के। अब ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोर्ट्स। जितने भी पोर्ट्स है वो हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में इंटरनेशनल ट्रेड में। कार्गो के बेसिस पे तीन टाइप बताए गए, मतलब मेनली तीन टाइप है हमारे पोर्ट्स के, जहाँ पे कार्गो के बेसिस पे तीन टाइप है। इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट जहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। कमर्शियल पोर्ट जहाँ पे जितने भी कमर्शियल गुड्स होते हैं, जैसे जो बेचने वाले छोटे छोटे गुड्स है उनका ट्रांसपोर्ट होता है। और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारे इनलैंड पोर्ट और आउटपोर्ट्स। ये लोकेशन के बेसिस पे होते हैं। इनलैंड पोर्ट्स होते हैं हमारे कंट्री के अंदर चाहे रिवर्स पे, और जो आउटपोर्ट्स होते हैं वो हमारे कंट्री के कोस्ट पे लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, तो ऑयल पोर्ट जहाँ पे ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है। पोर्ट ऑफ कॉल, इसको हम सिंपल लोकल लैंग्वेज में बोले तो ये पोर्ट्स का ढाबा होता है, जहाँ पे पोर्ट्स जो है आके, मतलब जितने भी शिप्स है वो आके अपना ऑयल रिचार्ज कर सकती है, ऑयल भर सकती है, वो सब चीज़ें करने के लिए होता है ये पोर्ट्स ऑफ कॉल। पैकेज स्टेशन जहाँ पे लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है। एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स वही सिंपल गुड्स का। और नेवल पोर्ट्स होता है ऐसे पोर्ट जहाँ पे नेवी यानी जो हमारी नेवल आर्मी है उनका जो पोर्ट्स होते हैं स्पेशलाइज पोर्ट्स, उनको हम नेवल पोर्ट्स कहते हैं। तो फर्स्ट बुक हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी फर्स्ट बुक। सेकंड बुक हम स्टार्ट करेंगे अब। जितने भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन डाउट्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So are you guys ready for book 2? So let's start with chapter 1 of book 2, population distribution, density, growth and composition. फर्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हमने फर्स्ट बुक के चैप्टर 2 में पढ़ा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है पॉपुलेशन का वो आता है हमारे यूपी में, और उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, इन सब जगहों पे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो किसी पर्टिकुलर कंट्री एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग है हमारी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, यानी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर किस टाइप के, किस मतलब किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के या फिर किस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जो हमारे पॉपुलेशन को जो है कंपोजिशन करता है, मतलब पॉपुलेशन के जो ग्रुप्स बनाता है। जैसे अगर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन देखें तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 1903 से लेकर 1928 का जो कंपोजिशन सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 179 लैंग्वेजेस है एंड 544 डायलेक्ट्स है मॉडर्न इंडिया में। तो यह काट लेगा तो ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलना। हाँ हाँ ऐसे इको ना अपने कॉलेज में। फोर लैंग्वेज फैमिलीज जो है हमारी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की, वो है ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सिनो तिब्बतियन और इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन वर्किंग पॉपुलेशन की देखें तो इसमें हमारे तीन टाइप के वर्कर्स आते हैं, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। रिलीजियस कंपोजिशन देखें तो हमारे जो मतलब पॉपुलेशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है रिलीजन के बेसिस पे, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी मेजोरिटी है वो है हिंदू पॉपुलेशन की, अराउंड 79%। देन हमारी मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है हमारी थर्ड मेजोरिटी है। नेक्स्ट बात करें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, तो ग्रोथ जो है हमारा यानी चेंज होना दो टाइम पीरियड्स के बीच में पॉपुलेशन का, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू 2011 सर्वे इज 1.64%। नेक्स्ट बात करें हमारे 4 फेजेस पॉपुलेशन ग्रोथ के इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग। अगेन फर्स्ट फेज आता है 1901 से 1921 के बीच, जहाँ पे जो है स्टेगनेंट ग्रोथ थी हमारी पॉपुलेशन की। नेक्स्ट आता है हमारा 1921 से लेकर 1951 तक, जहाँ पे एक स्टेडी से ग्रोथ हो गई थी और पॉपुलेशन जो है सिंपल लेवल पे बढ़ रहा था। नेक्स्ट थी 51 से लेकर 81, जिसको हम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट आई थी फेज 4 1981 से प्रेजेंट तक चल रही है, जो जहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई है और धीरे धीरे कम होती जा रही है।
तो हमारा फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया। ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है हमारी दो टाइप की भी हो सकती है रूरल एंड अर्बन। डेफिनेशन अगर बात करें तो सेटलमेंट्स की वो होती है क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। रूरल सेटलमेंट्स की बात करें जो यहाँ पे स्मॉल पार्शियल स्पेस जो है लोकेशन होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज होती है और मेन हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। टाइप की बात करें तो इसके चार टाइप होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे क्लस्टर और न्यूक्लिएटेड जहाँ पे कॉम्पैक्ट जो हमारी सिविलाइजेशन होती है सेटलमेंट होती है वो होती है और ये होती है फर्टाइल प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। सेमी क्लस्टर्ड जो होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, ये गुजरात और राजस्थान जैसे एरियाज में पाई जाती है। हेमिटेड होती है जो सोशली सेगमेंटेड होती है हमारी गंगेटिक प्लेन्स और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और डिस्पर्स जो होती है जो हिली जंगल एरिया में होती है ये हमारी मेघालय और केरला में पाई जाती है। अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो एक लार्ज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है जहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो हमारी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फंक्शनल लिंक्स होते हैं जैसे कि सिटीज होती है वो एक नोड्स की तरह एक्ट करती है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए। टाउन्स का इवोल्यूशन देखा जाए तो पहले थे हमारे एंशियंट टाउन्स जो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स भी है इंडिया के। नेक्स्ट है हमारे मेडिवल टाउन्स जहाँ पे फोर्ट टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने जैसे कि दिल्ली, आगरा, जयपुर। और मॉडर्न टाउन्स जो हमारे ब्रिटिश डेवलप किए गए जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहाँ पे इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी आ जाते हैं जैसे कि जमशेदपुर और चंडीगढ़। अर्बनाइजेशन की बात करें इंडिया में तो डेफिनेशन की बात करता है अर्बनाइजेशन की तो ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड न्यू टाउन्स जो है हमारा अर्बनाइजेशन आता है। इसमें क्लासिफिकेशन होता है पॉपुलेशन को तीन टाइप्स में। सबसे पहला होता है क्लास वन जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। क्लास टू जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन होता है इसको जहाँ पे 1 से 5 मिलियन के बीच पॉपुलेशन होती है। और मेगा सिटीज जहाँ 5 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करना टाउन्स को। फर्स्ट आता है हमारा टूरिस्ट जहाँ पे हिल स्टेशन आते हैं जैसे कि शिमला, ऊटी। रिलीजियस और कल्चर हमारे टाउन्स भी आते हैं जैसे कि पिलग्रिमेज साइट्स हो गए अमृतसर की या फिर हरिद्वार की। एजुकेशनल हो गए कैंपस टाउन जैसे कि वाराणसी, अलीगढ़। नेक्स्ट है गैरिसन यानी मिलिट्री बेसिस जहाँ पे मिलिट्री का काम ज़्यादा होता है जैसे कि अम्बाला, उधमपुर। कमर्शियल टाउन्स होते हैं जहाँ पे ट्रेड हाउस होते हैं जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर। माइनिंग टाउन जहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटीज ज़्यादा होती है जहाँ पे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टाउन्स होते हैं जो जैसे कि झारिया, डिगबोई। ट्रांसपोर्ट जहाँ पे पोर्ट और ट्रांसिट हब्स है मुंबई, विशाखापट्टनम ऐसे टाउन्स आते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल टाउन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज का बड़ा होता है मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं इंडिया के जैसे कि जमशेदपुर, भिलाई। और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जैसे कि कैपिटल सिटीज दिल्ली और जयपुर। तो ह्यूमन सेटलमेंट हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमारे कुछ रूरल, अर्बन और क्लासिफिकेशन को लेके हमारा मेन टॉपिक आता है। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे अर्बनाइजेशन को लेकर या फिर इवोल्यूशन को लेकर। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाना और आराम से आपका पेपर हो सकता है। या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है अर्बन और रूरल का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस भी आप उधर लिख सकते हो। थर्ड चैप्टर आता है हमारा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हमको लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में लैंड जो है किस तरीके से रिसोर्स एज अ रिसोर्स यूज होती है और एग्रीकल्चर में उसका यूज होता है। फर्स्ट आता है हमारा लैंड एज अ रिसोर्स, तो यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ग्रेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए और सेटलमेंट रोड मतलब हर चीज के लिए हमारा लैंड एज अ रिसोर्स यूज होता है। लैंड रिसोर्स जो है वो हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है मेंटेन करता है लैंड यूज रिकॉर्ड्स को। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारा मेजर करता है। अब कैटेगरीज है हमारी लैंड यूज की वो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट। सेकंड है हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जैसे सेटलमेंट हो गए, रोड, इंडस्ट्रीज ऐसे टाइप के लैंड का यूज होना। थर्ड है बैरन और वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है हमारा पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स। उसके बाद आता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जहाँ पे हमारी सिंपल अलग अलग ट्री क्रॉप्स हो गए जैसे कि ऑर्चर्ड हो गए, फ्रूट ट्रीज हो गई। ये हमारे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स में आ जाती है। नेक्स्ट है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ये ऐसे लैंड होती है जो अनकल्टिवेटेड होती है 5 से ज़्यादा साल के लिए। करंट फैलो जहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है वो लेफ्ट की के 1 साल के लिए। एक होता है फैलो अदर देन करंट फैलो जहाँ पे अनकल्टिवेटेड होता है 1 से 5 साल के लिए। और नेट्स ऑन एरिया जहाँ पे जो लैंड है वो अंडर एक्टिव कल्टीवेशन में होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे चेंजेस लैंड यूज में। तो सबसे पहले जो लैंड यूज का चेंजेस है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सब चीज़ों की वजह से आता है। नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्ट होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है एग्रीकल्चर से लेकर नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो उस वजह से भी जो लैंड का यूज है वो नेट्स ऑन ईयर कम होगा उससे। और
जितने भी अलग सेटलमेंट्स या फिर दूसरी जो उन सब चीज़ों के लिए लैंड है वो यूज होगी। डिक्लाइन हो रहा है हमारा बैरन वेस्ट लैंड, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड के जो हमारे रिसोर्स है वो ज़्यादा यूज होगा, और जो हमारा लैंड है वो यूज होने की वजह से डिक्लाइन होगा बैरन वेस्ट लैंड में, और नेट्स होने जो है बढ़ेगा। सीपीआर की बात करें तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये जो होती है वो कम्युनिटी राइट्स होते हैं पर्टिकुलर लैंड्स के ऊपर। ये फॉर्डर के लिए, फ्यूल के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर लैंड यूज, यानी एग्रीकल्चर का किस तरीके से लैंड यूज हो रहा है इंडिया में। तो लैंड क्वालिटी अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी को। लैंड ओनरशिप जो है वो सोशल स्टेटस और सिक्योरिटी देती है। टोटल कल्टीवेबल जो लैंड होता है वो नेट्स और एरिया प्लस फैलो लैंड प्लस कल्टीवेबल लैंड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो, ज़्यादा लिखने को आएगा नहीं, फिर लिखना भी मत इसको। नेक्स्ट हमारा डिक्लाइन होना कल्टीवेबल लैंड को, जैसे जबकि फैलो लैंड है वो कम हो रहा है, फिर भी हमारा कल्टीवेबल लैंड भी कम हो रहा है साथ साथ। क्रॉपिंग सीजन की बात करते हैं, सबको पता होता है खरीफ, रबी और जैद। खरीफ जो होते हैं मानसून बेस्ड होती है, जहाँ पे राइस, कॉटन, ज्वार, बाजरा, तूर, ऐसी जितनी भी हमारी क्रॉप्स है उगाई जाती है। राबी होता है जहाँ पे वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड उगाई जाती है। और जैद जहाँ पे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकोंबर जैसी क्रॉप्स उगाई जाती है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो पहला होता है इरिगेटेड फार्मिंग, जहाँ पे हम इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होती है रेन फेड फार्मिंग, यानी जहाँ पे बारिश का इस्तेमाल होता है इरिगेशन के लिए। इसमें दो टाइप्स होती है, जैसे कि ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो लो होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम। नेक्स्ट होती है वेटलैंड फार्मिंग, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है और रिस्क होता है फ्लड्स का ज़्यादा होता है इधर। मेजर क्रॉप्स की बात करें इंडिया में, तो मेजर क्रॉप्स आती है इंडिया में सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 57% जो लैंड है हमारा वो कल्टीवेशन में है, यानी ग्लोबल 12% जो लैंड है वो हमारा कल्टीवेशन में है इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन आया जहाँ पे HYVs और फर्टिलाइजर इरिगेशन की बात करी गई, जिस वजह से इंक्रीज हुआ फूड ग्रेन प्रोडक्शन और मॉडर्न टेक्निक्स जो है आई। चैलेंजेस क्या थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, तो वो थे मानसून डिपेंडेंसी, ड्रॉट एंड फ्लड्स। हम जो है इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो मानसून पर डिपेंड होती है इरिगेशन के लिए अपनी क्रॉप की, तो उस वजह से भी हमारा जो है चैलेंज बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से अगर बारिश या फिर नहीं हुई या फिर ज़्यादा हो गई तो उस वजह से भी ड्रॉट या फ्लड आ सकता है और फसल पूरी खराब हो सकती है। लो प्रोडक्टिविटी होती है, हाई कॉस्ट होती है स्मॉल फार्मर्स के लिए, जो वजन उनको रोकती है। नेक्स्ट डेप्थ होता है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, और फिर सॉइल डिग्रेडेशन होता है एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की वजह से। जैसे कुछ चैलेंजेस है इंडियन एग्रीकल्चर को, जो इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है करेंटली और उस पर काम कर रहा है ठीक करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्स इन इंडिया, कि किस तरीके से इंडिया जो है वो वाटर एज ए रिसोर्स यूज कर रहा है। तो वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वाटर सबसे पहले एक साइक्लिक रिसोर्स है जो अबंडेंट ग्लोबल सप्लाई जहाँ पे है। 70% जो है अर्थ का सरफेस वो कवर्ड है वाटर से, जहाँ पे सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, जो यानी वाटर पीने के लिए अवेलेबल है वो। इंडिया के पास 2.45% है वर्ल्ड सरफेस एरिया का, और 4% है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का। टोटल वाटर जो है प्रेसिपिटेशन से लेकर इंडिया में 4000 क्यूबिक किलोमीटर है, जहाँ पे ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो यूजेबल है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो मेजर रिसोर्सेज आ जाते हैं हमारे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, जहाँ पे इंडिया पे पास जो है 10,360 रिवर्स है, जहाँ पे एक रिवर जो है वो 1.6 किलोमीटर से भी लंबी है। हर एक ईच रिवर जो है हमारी 1.6 किलोमीटर से लंबी है। टोपोग्राफिक कंस्ट्रेंट की वजह से जो 32% जो सरफेस वाटर भी यूजेबल हो पाता है, यानी अप्रॉक्स 690 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो यूज में हो पाता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स की बात करें तो टोटल रिप्लेनिशेबल जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो है 432 क्यूबिक किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान, तमिलनाडु में। सबसे अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर होगा हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। मॉडरेट यूज होता है हमारा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में, और सबसे कम यूज होता है हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला में। वाटर डिमांड यूटिलाइजेशन की बात करें तो अगर तीन इंडस्ट्रीज के तरीके देखे तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे 89% ऑफ सर्विस वाटर यूज करती है और 92% ऑफ ग्राउंड वाटर यूज करती है। इंडस्ट्रीज हमारा 2% ऑफ सर्विस वाटर एंड 5% ऑफ ग्राउंड वाटर। और डोमेस्टिक यूज के लिए जो हम ज़्यादातर सरफेस वाटर का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर की जगह। वाटर स्कार्सिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे वाटर रिसोर्सेज को लेकर, जहाँ पे पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होता जा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। जो वाटर पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। हमारे कुछ हाईली पॉल्यूटेड जो रिवर्स है वो गंगा, यमुना है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज है, उसका से जो फ्लोराइड है हमारा जो पर्टिकुलर मेटल है उसका
कंटेमिनेशन हो रहा है और आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो रहा है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में। अब कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा पॉइंट आता है, जहाँ पे हम जो है रेन वाटर को स्टोर कर रखते हैं ग्राउंड में और उसको फिर यूज़ करते हैं ओवर टाइम। जैसे कि इसका एक प्राइम एग्जांपल है राजस्थान, जहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स बनते हैं जिनका नाम होता है कुंड या फिर टंका, जहाँ पे स्टोर करते हैं वो लोग रेन वाटर। तमिलनाडु में जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया हाउसेज में। नेक्स्ट हमारा एफिशिएंट यूज होना सर्फेस ऑफ ग्राउंड वाटर का थ्रू परकोलेशन टैंक्स या फिर रिचार्ज वॉल्स, जो वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसमें एक हरियाली प्रोजेक्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था रूरल वाटर कंजर्वेशन के लिए। आंध्र प्रदेश में एक नीरू मीरू नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और अरवरी पानी सांसद जो है राजस्थान में बना था कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट के लिए। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है जहाँ पे मॉनिटर करता है रिवर्स को 507 स्टेशन में, और जो है इसमें एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि यमुना जो है वो इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी जो रिवर है इंडिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। नेक्स्ट हमारा वाटर एक्ट जो 1974 में आया था, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आए थे बट ये पुअरली इन्फोर्स किया, मतलब अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया गया। ये एक्ट बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट हमारा वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज, मतलब जो वाटर को रीयूज करते जाए, रिसाइकल करते जाए। जैसे कि हम जो वेस्ट वाटर को हम यूज कर सकते हैं कूलिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए। लिमिटेड रिसाइकलिंग हो सके इंडिया में बट ह्यूज पोटेंशियल है हमारे पास फ्रेश वाटर रिप्लेसमेंट का। तो चैप्टर हमारे यहीं तक है, वाटर रिसोर्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। मतलब इंडिया में मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज किस तरीके से, उनका किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, उन सब चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहला मिनरल के बारे में जाने तो मिनरल जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिसके पास एक डेफिनाइट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कुछ टाइप्स होते हैं मिनरल्स के, जैसे कि मेटेलिक जिसमें फेरस और नॉन फेरस आ जाते हैं, और नॉन मेटेलिक जिसमें ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक टाइप के मिनरल्स आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहला होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारे कंट्री है उसके अंदर जितने भी हमारे मिनरल्स है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जल्दी से रिन्यूएबल नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इनको फिर से रिन्यू होने में, और कंजर्वेशन की जरूरत है। तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मिनरल्स के। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए मिनरल्स का इंडिया में तो मेटालिक मिनरल्स जो है वो मेनली पेनिनसुलर प्लेटियो में पाए जाते हैं। कोल रिजर्व जो है वो 97% दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी वैलीज में ही है। पेट्रोलियम रिसोर्सेज की बात करें तो असम, गुजरात, मुंबई, हाई एसिड और कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन सब जगहों पे पेट्रोलियम हमारे इंडिया में पाया जाता है। मेजर मिनरल बेल्ट्स है हमारे ईस्ट ऑफ मंगलुरु कानपुर लाइन, जहाँ पे आइसोलेटेड डिपॉजिट्स भी है। मेजर मिनरल रीजन्स जो है वो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और हिमालयन बेल्ट। इसकी आप जो है ये जो स्टेट्स का नाम है वो जरूर याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, फिर आप लिखोगे तो आपको फिर इम्पैक्ट पड़ेगा लिखने में। इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर और मिका, जो ये पार्टिकुलर स्टेट्स में पाए जाते हैं, जो मेंशन करी हुई है। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी। नेचुरल जो हमारा कोल है वो थर्मल पावर के लिए और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, जहाँ पे जो मेजर फील्ड्स है वो झारिया, रानीगंज, बोकारो, सिंगरैली, इन सब जगहों पे है। नेक्स्ट हमारा पेट्रोलियम जो यूज होता है फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स में। इसमें मेजर फील्ड्स आती है डिगबोई असम की और अंकलेश्वर गुजरात की और मुंबई हाई। नेक्स्ट हमारा मेजर रिजर्व जो कृष्णा गोदावरी मुंबई हाई में है नेचुरल गैस के लिए है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें दो मेन मिनरल्स आ जाते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम जो है वो झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, एंड थोरियम जो है वो केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा में पाया जाता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, विंड एनर्जी जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाई जाती है, टाइडल एंड वेव एनर्जी जो वेस्ट कोस्ट में पाई जाती है, और जियोथर्मल एनर्जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में यूज होती है। बायो एनर्जी जो हमारे वेस्ट को एनर्जी प्रोडक्ट्स में बनाती है, जहाँ पे ओखला, दिल्ली, इन सब जगहों पे यूज होती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो सस्टेनेबल यूज करना चाहिए हमको रिसोर्सेज को बचाने के लिए, जहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कंजर्वेटिव तरीके से यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ करें। नेक्स्ट है हमारा मेटल रिसाइकलिंग, जहाँ पे हम जो है माइनिंग का इम्पैक्ट को कम करें। सब्सटीट्यूशन, जहाँ पे हम अल्टरनेटिव लाए स्कार्स मिनरल्स करें। और एक्सपोर्ट कंट्रोल, जहाँ पे हम जो है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करें और फिर उसको एक्सपोर्ट करें बचावे को। तो मिनरल एनर्जी रिसोर्स इस तरीके से इंडिया में पाए जाते हैं, इस तरीके से उसका कंजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको समझ आया वही टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो है हमारा प्लानिंग एंड डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया।
सबसे पहले प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो प्लानिंग की डेफिनेशन आती है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शंस टू अचीव गोल्स। टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करें, सेक्टोरल एंड रीजनल। सेक्टोरल प्लानिंग जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर डेवलप करता है, और रीजनल प्लानिंग जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन में उन सब सेक्टर्स को डेवलप करने की बात करता है। इसका एक फर्स्ट पार्ट आता है हमारा टारगेट एरिया प्लानिंग, जहाँ पे जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं रिड्यूस करने के लिए रीजनल डिस्पैरिटीज। इसके कुछ की प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ये सब कुछ नाम से जो इंपॉर्टेंट आपको जाने जरूर है, एग्जाम में लिखोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा। नेक्स्ट आता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इनिशिएट होता है 5th 5 ईयर प्लान में हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसका फोकस जो था वो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे था। केस स्टडी की बात करें तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, जहाँ पे एक लार्जेस्ट कैनाल जो है इंडिया सिस्टम का वो है स्टार्ट हुआ था 1958 में, जो इरिगेट होता है राजस्थान के थार डेजर्ट को। इसका इम्पैक्ट पड़ा था पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ कि इसमें सॉइल का मॉइस्चर बढ़ा, एफॉरेस्टेशन हुआ, इंप्रूव हुआ एग्रीकल्चर। नेगेटिव इम्पैक्ट है वाटर लॉगिंग हुई, सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई, इकोलॉजिकल इश्यूज है हमारे यहाँ पे। इसके सस्टेनेबल मेजर्स प्रपोज किए गए, जो हमारे प्रपोज किए जाते हैं, वो है कंट्रोल करना वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन को, डाइवर्सिफिकेशन करना क्रॉपिंग पैटर्न्स में, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप का इस्तेमाल करना, और लैंड रिक्लेमेशन और एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को बढ़ाना। ये हमारे सस्टेनेबल मेजर्स है जो हम इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। हमारे मेजर देखे जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो एक लॉजिकल होते हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हमको बढ़ानी है, बैलेंस एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को करना है। नेक्स्ट हमारा वाटर मैनेजमेंट, जहाँ पे हमको एफिशिएंट और कंजर्वेटिव यूज करना है वाटर का। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज, जहाँ पे हमको वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स है उनको अवॉइड करना थोड़ा सा। नेक्स्ट है लैंड रिक्लेमेशन, यहाँ पे हमको वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी इश्यूज को हमको टैकल करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे हमको बूस्ट करना है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है रिसेंट टाइम्स में, जिसकी डेफिनेशन आती है कि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। इससे कुछ की रिपोर्ट्स आई थी हमारी, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ फर्स्ट 1972 में आई थी, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करता है, और फ्रंट लैंड रिपोर्ट जो 1997 में आई थी, जो डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। केस स्टडी बात करें, एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी आती है क्वेश्चन में बुक में, वो है हमारी भरमौर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये रिकॉग्नाइज होता है ट्राइबल एरिया में 1975 में। इसके इश्यूज थे वो हार्श क्लाइमेट, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट और लो डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने अचीवमेंट करके लाई इधर डेवलपमेंट करके। सबसे पहला तो इन्होंने जो है इम्प्रूव किया इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का, एजुकेशन और रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट इलिटरेसी रेट जो था वो पहले 1.88% था 1971 में, और 2011 तक आते आते वो 65% हो चुका था। नेक्स्ट जो था उनका उन्होंने शिफ्ट किया क्रैश क्रॉप से लेकर रिड्यूस करा पेस्टुलिज्म से। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये जो था वो लॉन्च हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में, टैकल करने के लिए ड्रॉट रिलेटेड इशूज को। इसने शिफ्ट किया था फोकस वाटरशेड डेवलपमेंट से लेकर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तक। इसके अफेक्टेड स्टेट जो थे वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स थे। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कुछ मेन हमारे आते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवेज जो NHAI जो है उसको मैनेज करता है, स्टेट हाईवेज जो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, रूरल रोड्स जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए थे, और मेजर प्रोजेक्ट जो है उसके कुछ मेन हमारे हाईवेज के नाम आते हैं, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर भारतमाला। नेक्स्ट आता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया के पास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में रेल ट्रांसपोर्ट का। इंडिया के जो रेलवे है वो 16 जोन्स में डिवाइड हो रखे हैं, जहाँ पे डिफरेंट गॉजेस है, ब्रॉड, मीटर और नैरो। मेट्रो रेल जो है वो एक्सपेंशन हो रही है सिटीज में आज के टाइम पे, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ये सब। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनलैंड वाटरवे जो है हमारे पास नेशनल वाटरवे है, इनलैंड वाटरवे। ओशनिक रूट्स में 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो ओशनिक रूट से ही होता है, और मेजर पोर्ट्स जो है वो 12 मेजर है और 185 माइनर पोर्ट्स है इंडिया के पास। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको मैनेज करता है। पवन हंस जो एक हेलीकॉप्टर सर्विस है वो रिमोट एरियाज के लिए बनाई गई थी, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जो रिसेंट मैंने टाइम्स में बताया था फर्स्ट बुक में भी, और
ये ऑयल और गैस पाइपलाइंस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ऑयल हमारी कंपनी एक बड़ी गेल HVJ पाइपलाइन इन सब जगहों पे यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट जो क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, इन सब चीज़ों से होता है। तो ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पर्सनल कम्युनिकेशन बात करते हैं तो हमारे इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, ई कॉमर्स और मनी ट्रांजेक्शन से हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। मास कम्युनिकेशन होते हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविजन पे जो होते हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे कि इनसैट जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन मीटरोलॉजी में आता है, और IRS रिमोट सेंसिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखा जाए तो एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज का अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि इनहांस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को, ग्लोबल रिलेशंस को। इंडिया का जो ट्रेड शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 1% है ग्लोबल ट्रेड का। अब पहले इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो है इंडिया में, पहले एक्सपोर्ट की बात करें तो मेजर सेक्टर्स जो है वो होते हैं हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स से। एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे आते हैं हमारे मेन, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं, जहाँ पे हम सेक्टर आ जाते हैं जहाँ इसको हम एक्सपोर्ट करने में यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेंड्स की बात करें तो डिक्लाइन हो रहा है हमारे ट्रेडिशनल आइटम जैसे कि कॉफ़ी, कैशूज, इन सबका एक्सपोर्ट्स कम होता जा रहा है, और इंजीनियरिंग गुड्स और हाई वैल्यू एक्सपोर्ट जो है इन सबका गुड्स एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट की बात करें तो मेजर इंपोर्ट्स आते हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लार्जेस्ट शेयर। अगर आपका MCQ में आता है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम क्या करते हैं इंडिया में, तो उसका आंसर होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मशीनरी और कैपिटल गुड्स, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स और गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के चैलेंजेस क्या आते हैं कि हाई रिलायंस हो जाता है हमारा एनर्जी इंपोर्ट्स पे, और राइज करता है इंपोर्ट कॉस्ट जो कि ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से जो हमारे इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। इधर भी पोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। जैसे कि इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स की बात करें तो वेस्ट कोस्ट पे है हमारा मुंबई, कांडला, मैंगलोर और कोच्चि, और ईस्ट कोस्ट पे हमारे पास कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड पारादीप। सी ट्रेड की बात करें तो 95% ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम जो सी से होता है, और एयर ट्रेड की बात करें तो वो हाई वैल्यू और पेरिशेबल गुड्स के लिए यूज होता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करें तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है इंडिया के, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो एशियान जो है हमारे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्जेस्ट शेयर भी रखता है एशियन हमारे इंडिया में। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो हमसे ट्रेड करते हैं। और कुछ की कंट्रीज की बात करें तो USA, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, ये इंडिया के साथ बाजार ट्रेड करते हैं। ट्रेड बैलेंस की बात करें, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो हमारा जो रोल है उसकी, तो पर करंटली इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में है, जहाँ पे इंपोर्ट जो है ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। एफर्ट्स की बात करें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो हमने जो लिबरलाइजेशन का रिड्यूस कर इम्पोर्ट ड्यूटीज और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। पहला टॉपिक आता है इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया के लिए। पोल्यूशन की डेफिनेशन होती है रिलीज करना हार्मफुल सब्सटेंसेस को ह्यूमन एक्टिविटीज से, जिसमें कुछ चार टाइप्स आते हैं। एयर पोल्यूशन जहाँ पे स्मोक, डस्ट, गैसेस कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज, एसिड रेन, ऐसी प्रॉब्लम्स। वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर, केमिकल्स रिलीज एक्टिविटीज पोल्यूटिंग वाटर बॉडीज। नॉइस पोल्यूशन जहाँ पे हार्मफुल लेवल्स होते साउंड का, जो ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होती है। लैंड पोल्यूशन जहाँ पे डिग्रेडेशन होता है वेस्ट डिस्पोजल और डिफोरेस्टेशन, माइनिंग की वजह से। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे अर्बन जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। इससे कुछ कॉजेज होते हैं जैसे कि ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में, पुअर सैनिटेशन है। सोर्सेज की बात करें तो हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये हमारे कुछ मेन सोर्सेज हैं हमारे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के। इफेक्ट की बात करें तो हेल्थ हजार्ड्स आ जाती है रिवर, लैंड पॉल्यूशन में। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो डिक्लाइन होता है हमारा लैंड प्रोडक्टिविटी में, उसका हम डेफिनेशन में आता है। नेचुरल कॉजेज की बात करें तो नेचुरल कॉजेज होते हैं और ह्यूमन मेड कॉजेज होते हैं। नेचुरल कॉजेज की सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, डेजर्टिफिकेशन, और ह्यूमन मेड की बात करें तो ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव इरिगेशन हमारे कॉजेज बनते हैं लैंड डिग्रेडेशन के। टाइप्स की बात करें तो गलीड, रिवाइन, डेजर्टिक, मार्शी लैंड्स, कोस्टल लैंड्स, ये सब हमारे टाइप आते हैं लैंड डिग्रेडेशन के। स्लम्स एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, जो
डेफिनेशन की बात करें तो अनप्लैंड सेटलमेंट, जहाँ पे पुअर लिविंग कंडीशंस होती है। कॉजेस की बात करें तो हाई रूरल माइग्रेशन, अनअफोर्डेबल हाउसिंग सिटीज, ये हमारे कुछ मेन कॉजेज है हमारे प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स की। इश्यूज की बात करें तो पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओवर क्राउडिंग, हेल्थ हजार्ड्स, ये ऐसे कुछ मेन इश्यूज है जो स्लम्स के लोगों को फेस करनी पड़ती है। रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया को लेकर, जिसके रीजंस आते हैं कि जो जॉब डिमांड है इंडिया में बढ़ती जा रही है, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अनइवन डेवलपमेंट होता है रूरल अर्बन एरियाज के, जिस वजह से जो लोग हैं वो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करते हैं। इफेक्ट क्या आते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है सिटीज में, प्रेशर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लम्स पर बढ़ जाता है। सो गाइस, हमारी सेकंड बुक यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपको हम जो है तो थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।